फिल्म स्टार्ट होती है फ्लोरिडा के एक शहर से, जहां एक छोटे से कैफे में एक लिसा नाम की लड़की काम करती है। लिसा 17 साल की एक नौजवान लड़की है जिसे कस्टमर डीलिंग बहुत अच्छी तरह से आती है। लिसा घर जाते हुए बहुत ही ज्यादा सैड होती है। इस सब की क्या वजह है ये हम आगे चलकर जानेंगे। हमें पता चलता है कि उसके घर में उसके साथ बहुत ही घिनौना सलूक किया जाता है। एक आदमी जिसे हम फिलहाल के लिए नहीं जानते लिसा का नाजायज फायदा उठाता है। यही सब कुछ लिसा साइकिल पर सोच रही होती है कि वो रास्ते में एक ब्लैक कार को खड़ा हुआ देखती है। वो इस तरह से कार को खड़ा हुआ देख अच्छा फील नहीं करती। लिसा उस ब्लैक कार को देखकर साइकिल तेज तेज चलाना शुरू करती है और घर पहुंचती है। यहाँ वो अपनी नानी और उसके बॉयफ्रेंड मोरिस के साथ रहती थी। दरअसल मोरिस वही आदमी है जो लिसा का नाजायज फायदा उठाता है। वो लिसा की नानी पर पैसा खर्च करता है और पैसा खर्च करने के बदले या लिसा को ब्लैकमेल करते हुए उसका नाजायज फायदा भी उठा लेता है। लिसा अब इन सारी बातों से तंग आ चुकी थी और एक दिन तंग आकर सुसाइड नोट लिखने बैठ जाती है। लिसा इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाती कि सुसाइड कर सके और हमें पता चलता है कि लिसा की माँ ने उसे अपनी नानी के यहाँ 3 साल पहले भेजा था ताकि वो नानी की सेवा कर सके। लिसा इससे पहले ये नहीं जानती थी कि वो मोरिस से पैसा लेती है। लिसा इस चीज को नहीं जानती थी कि वो मोरिस से भी पैसा लेती है और जो पैसे लिसा कमाती है वो भी वो अपनी नानी माँ को दे देती थी। अगले दिन लिसा अपनी छोटी बहन से बात करते हुए उसे बताती है कि वो अब और ज्यादा यहाँ पर नहीं रह सकती। उसकी माँ खड़े होकर इन दोनों बहनों की बातें सुन रही थी और वो लिसा से कहती है कि जो कुछ भी हो जाए तुम्हें वहाँ पर ही रहना है। लिसा अपनी माँ को बताने की कोशिश करती है कि उसका यहाँ पर नाजायज फायदा उठाया जा रहा है, उसके साथ बहुत ही बुरा सलूक किया जा रहा है। पर उसकी माँ लिसा की एक नहीं सुनती और उसे कहती है कि तुम्हें वहाँ पर सिर्फ नानी की सेवा के लिए भेजा गया है और अपना काम ठीक ढंग से करो। लिसा अपनी माँ को जो कुछ भी कह रही थी इस तरह था जैसे कि उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। लिसा पर क्या बीत रही है इस चीज पर वो कोई एक्शन नहीं लेती और हमें यहाँ पर शक होने लगता है कि जैसे लिसा की माँ ने उसे जानबूझकर यहाँ पर भेजा है। अगले दिन काम से फारिग होकर लिसा उस ब्लैक कार को फिर से नोटिस करती है, पर इस दफा वो ब्लैक कार लिसा का पीछा भी करती है। लिसा के साथ साथ वो ब्लैक कार भी चल रही थी और इतने में ब्लैक कार से एक आदमी निकलता है जो लिसा को दबोच कर किडनैप करके ले जाता है। वो आदमी लिसा का यूज करता है और उसे किसी अनजान फ्लैट में ले जाता है और उस पर जोर जबरदस्ती काफी दफा करता है। इस आदमी ने लिसा की आंखों पर पट्टी बांध दी थी। वो उसे शहर से दूर किसी अनजान जगह पर ले जाता है। उस आदमी की हरकतों से लिसा को लग रहा था कि ये शायद कोई साइको है। लिसा यहाँ से जिंदा निकलने का अब सोचने लगती है और सीन शिफ्ट होता है दूसरी तरफ, जहाँ उसकी नानी पुलिस स्टेशन में लिसा के मिस हो जाने की रिपोर्ट दर्ज करवा देती है। पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन के दौरान सबसे पहले उसकी माँ के घर जाती है और उसकी माँ उसे कहती है कि हो सकता है वो अपने किसी बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई हो। पर लिसा की छोटी बहन पुलिस को बताती है कि उसकी बहन इतनी बुरी नहीं है, वो ऐसा नहीं कर सकती और उसका इस तरह से गायब हो जाना काफी ज्यादा फिक्र की बात है। मेरी बहन कोई बुरा काम नहीं करती, प्लीज मेरी बहन को बचा लीजिए। उसके बाद पुलिस उस कैफे पर जाती है जहां लिसा काम किया करती थी। वहां का मालिक भी पुलिस को बताता है कि लिसा तो बहुत ही होनहार और मेहनती लड़की है, उसका इस तरह से गायब हो जाना काफी हैरानकुन बात है। दूसरी तरफ लिसा की आंखों पर पट्टी बंधी थी और वो अपने दिमाग में ही इस सारे के सारे फ्लैट का नक्शा बनाना शुरू करती है और तो और वो इस आदमी से झूठ मूठ की बातें करके उसकी हमदर्दी हासिल करने की कोशिश करती है। तो वो आदमी इसकी बातों में पिघल कर इसके हाथ खोल देता है। इसके बाद लिसा वॉशरूम जाती है और वहाँ पर अपने निशान छोड़ने शुरू कर देती है, जैसे अपने फिंगरप्रिंट्स वहाँ पर लगे मिरर पर लगा देती है। लिसा को वॉशरूम में गए हुए काफी देर हो चुकी थी, तो वो आदमी जबरदस्ती वॉशरूम का दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाता है और लिसा को मारने की धमकियां देता है। लिसा फिर से झूठ मूठ की बातें करके उसको पिघला देती है। एक रात जब वो आदमी सो रहा था तो लिसा फोन कॉल मिलाने की कोशिश करती है। जैसे ही वो फोन कॉल मिला रही थी तो वो आदमी दोबारा उठकर लिसा पर झपट पड़ता है और उसको मारने की धमकियां देता है। लिसा उसे कहती है कि वो तो सिर्फ अपने बीमार डैड को कॉल करके उनका हाल पूछना चाहती थी। तो वो आदमी फिर से पिघल जाता है और लिसा को छोड़ देता है। लिसा को अपनी बहन की याद आने लगती है। लिसा उस बंदे को कहती है कि अगर तुम मुझे जाने दोगी तो मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन जाऊंगी और किसी को भी इन्फॉर्म नहीं करूंगी कि तुमने मेरे साथ यहाँ पर क्या किया। इसी दौरान टीवी पर एक न्यूज आती है कि एक सीरियल किलर है जो कि नौजवान लड़कियों का नाजायज फायदा उठाकर उन्हें मार देता है और वो 6 माह से इसी तरह से कर रहा है। इस दौरान वो डिसाइड करता है कि यही सही टाइम होगा कि लिसा को छोड़ दिया जाए, क्योंकि ऑलरेडी पुलिस का जो ध्यान है वो इस बड़े केस के ऊपर लगा हुआ है। इतने छोटे से केस को पुलिस रफा दफा कर देगी और लिसा को किसी पुलिस ऑफिसर को पता भी नहीं चलेगा। वो लिसा को छोड़ने का भी इरादा करता है और उसे किसी सुनसान सड़क पर ले जाता है। यहाँ पर ना जाने उसे क्या होता है, वो फिर से लिसा को मारने की धमकी देता है, पर लिसा उसे कहती है कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन जाऊंगी, मुझे बस छोड़ दो। वो उसे वहाँ पर छोड़कर चला जाता है और लिसा भागकर अपनी नानी के यहाँ चली जाती है। वो अपनी नानी को बताती है कि वो किसी साइको किडनैपर के हाथों चढ़ गई थी जिसने उसे किडनैप कर रखा था, पर उसकी नानी उसकी बातों पर यकीन नहीं करती और पुलिस को इन्फॉर्म कर देती है कि लिसा खुद ब खुद ही ठीक ठाक घर में पहुंच चुकी है।
पुलिस यहाँ तक नहीं रुकती। पुलिस लीसा को अपने पास बुलवाती है ताकि वो इन्वेस्टिगेट कर सके कि आखिर लीसा अब तक कहाँ थी। 2 लेडी पुलिस ऑफिसर्स लीसा को इंटरोगेट करती हैं और उससे पूछती हैं कि अब तक तुम कहाँ थे। लीसा अपनी सारी कहानी बताती है कि वो किसी साइको किलर या किसी आदमी ने इस तरह से किडनैप कर दिया था। उसने उसके हाथों को बांध दिया था, उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी। पर ये दोनों लेडी पुलिस ऑफिसर्स ये समझने लगती हैं कि लीसा शायद मीडिया अटेंशन हासिल करने के लिए इस तरह की कहानियां बक रही है। ये शायद अपने दोस्तों के साथ मस्ती और हल्ला गुल्ला कर रही थी अब तक। पर लीसा के सैड हो जाने की वजह से ये डिटेक्टिव लैरी की हेल्प लेती हैं। डिटेक्टिव लैरी ऑलरेडी उस सीरियल किलर को भी फाइंड करने की कोशिश कर रहा था अपनी एक टीम के साथ। डिटेक्टिव लैरी लीसा के पास आता है और उससे कहता है कि तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हारी जरूर हेल्प करूंगा कि आखिर तुम्हें किसने किडनैप किया था और किसने तुम पर जोर जबरदस्ती की। लीसा लैरी को बताती है वो सब की सब निशानियां जो उसने वहां पर नोट की थी, जैसे कि उसके घर के स्टेयर्स की 22 स्टेप्स हैं, कहाँ पर लीसा ने अपने निशान छोड़े हैं और वो आदमी लेफ्ट हैंडेड है वगैरह वगैरह। डिटेक्टिव लीसा की बातों पर अब यकीन करने लगता है और उसके गार्डियन यानी उसकी नानी के यहाँ फोन मिलाता है। मोरिस पुलिस की कॉल अटेंड करता है और पुलिस को मना कर देता है कि हमने किसी भी केस के ऊपर लीसा के मुतालिक कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं करवानी, जिस पर डिटेक्टिव लैरी को मोरिस पर शक होने लगता है। लीसा लैरी को बताती है कि मोरिस किस तरह से काफी अरसे में उसके साथ जोर जबरदस्ती कर चुका है। डिटेक्टिव लैरी उसको फौरन ही पुलिस के हाथों उठवा लेता है और अरेस्ट कर लेता है। लीसा के इस केस को अब पुलिस अच्छी तरह से स्टडी करने लगती है और इन्वेस्टिगेट करती है। लैरी को अब ये किडनैपर किसी भी हाल में चाहिए था और उसे शक होने लगता है कि शायद ये वही किडनैपर है जो एज अ सीरियल किलर बहुत ही ज्यादा मशहूर हो चुका है कि वो लड़कियों को किडनैप करता है और उनको मार देता है। लीसा के कपड़ों की फोरेंसिक लैब में जांच पड़ताल करवाई जाती है और लीसा को उस जगह ले जाया जाता है जहाँ पर उस सीरियल किलर का ठिकाना था। लीसा अपनी आंखें बांध कर सब कुछ वैसे ही इमेजिन करती है जिस तरह से वो आदमी उसको वहां पर ले गया था, आंखों के ऊपर पट्टी बांध कर। उस आदमी के अब हर जगह पर वांटेड वाले पम्फलेट्स छपवा कर लगा दिए जाते हैं। तो एक पुलिस ऑफिसर को उस आदमी का पता चलता है। वो पुलिस ऑफिसर उसकी गाड़ी में बैठे हुए ही एक फोटो खींच लेता है और उसे कहता है कि हम एक गाड़ी की तलाश में हैं और वो गाड़ी ठीक आपकी तरह ही दिखती है। ये फोटो लीसा को दिखाई जाती है और लीसा फौरन ही कंफर्म करती है कि ये वही आदमी है जिसने उसे इतने दिनों तक किडनैप कर रखा था। खैर पुलिस जैसे तैसे करके उसको बहुत ही आसानी के साथ अरेस्ट कर लेती है और ये इतना बेवकूफ़ था कि किसी गैस स्टेशन के ऊपर खुलेआम फिर रहा था और अचानक से पुलिस की नज़रों में आ गया। लीसा का भरपूर हौसला बढ़ाया जाता है और उसकी हौसला अफजाई की जाती है, उसकी करेज की दाद दी जाती है कि उसने कितने दिनों तक इस सीरियल किलर के घर गुजारे और अपनी जान बचाने के लिए कुछ भी करती रही। इसके बाद लीसा अपनी माँ को लेटर लिखती है कि वो आइंदा कभी भी अपनी माँ से नहीं मिलेगी जिसने उसका इतने मुश्किल हालात में साथ नहीं दिया, और वो अपने अंकल और आंटी के घर रहने चली जाती है। कुछ अर्से के बाद हमें दिखाया जाता है कि लीसा एक लेडी पुलिस ऑफिसर बन चुकी है और यही फिल्म यहाँ पर एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एवरीवन। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं आपको ये फिल्म कैसी लगी। मिलते हैं आपको इसी तरह की एक और एक्साइटिंग वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय। Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go.